जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज से, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चैप्टर का नाम है रॉयल्टीज अकाउंट, अर्थात अधिकार शुल्क खाते। क्या होता है रॉयल्टी अकाउंट, कंप्लीट आज बात करूंगा। सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कि रॉयल्टी क्या होती है। आज पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी पे बात करूंगा कि रॉयल्टी क्या होती है। इससे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं मैक्सिमम सारे ही चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रखी है मैंने। फिर वो चाहे वॉयज अकाउंट हो, चाहे इंश्योरेंस क्लेम हो, चाहे इंसॉल्वेंसी हो, चाहे ब्रांच अकाउंट हो, चाहे हायर परचेज सिस्टम हो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हो, ये इन सारे ही चैप्टर से रिलेटेड वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें 64 वीडियोस ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉयल्टी अकाउंट। स्टार्ट करें रॉयल्टी अकाउंट, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको इनकम टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कारपोरेट अकाउंटिंग और साथ ही साथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके लिए आवश्यक है या आपके किसी साथी के लिए वह अनिवार्य है तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से जानेंगे रॉयल्टी अकाउंट क्या होते हैं। तो आज से हमको पढ़ना है रॉयल्टी अकाउंट। तो बात करें कि रॉयल्टी आखिर होती क्या है। इससे पहले देखिए, अगर हम बात कहें नंबर 1 पर, अगर मैं कहूं आपसे कि एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है कहीं पर, तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्यों हम विनियोग करने जा रहे हैं। मतलब एक विनियोजक अगर कहीं पर विनियोग करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है इंटरेस्ट प्राप्त करना। क्या होता है उसका उद्देश्य? होता है ब्याज प्राप्त करना। ब्याज को प्राप्त करने के लिए वो विनियोग करता है कि नहीं? करता है कि नहीं करता? हाँ जी, करता है। अगर एक मकान मालिक, एक प्रॉपर्टी होल्डर अपनी एसेट्स को लेट आउट करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है इस लेट आउट के पीछे? तो रेंट प्राप्त करने का उसका ऑब्जेक्ट होता है। होता है कि नहीं होता है? हाँ जी सर, होता है, बिल्कुल होता है ना? अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसका उद्देश्य होता है इस पर डिविडेंड्स प्राप्त करने का। होता है? हाँ जी सर, ये भी होता है। बात क्लियर हो रही है आपको? हाँ जी सर, क्लियर हो रही है कि हाँ ऐसा होता है। एक विनियोजक इंटरेस्ट चाहता है, एक शेयर होल्डर डिविडेंड्स चाहता है, एक प्रॉपर्टी होल्डर रेंट चाहता है। ओके, तो इसी तरीके से जब भी कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था अपने अधिकार की कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने का अधिकार दे देता है, तो इस अधिकार हस्तांतरण के बदले में जो उसको मिलता है उसी को कहा जाता है रॉयल्टी। क्या कहा जाता है? रॉयल्टी कहा जाता है, अधिकार शुल्क कहा जाता है। अब अधिकार शुल्क खाता क्या है? तो कितनी रॉयल्टी हमको मिली, इस जो व्यवहार हुआ है हमारा, जो अधिकारों का हस्तांतरण हुआ है, उस पर हमारी आय कितनी हुई है, इसको जानने के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं। और वो अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? तो रॉयल्टी मतलब अधिकार शुल्क से रिलेटेड होता है। इस वजह से इस पूरे चैप्टर को हम कहते हैं अधिकार शुल्क खाते, रॉयल्टी अकाउंट। इसीलिए इसको कहेंगे रॉयल्टी अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहां पर अधिकारों का हस्तांतरण है। अधिकार के हस्तांतरण के बदले में एक निश्चित राशि प्राप्त हो रही है, और वह निश्चित राशि जो हमें प्राप्त हो रही है वो रॉयल्टी की इनकम कही जाएगी। और वो रॉयल्टी की इनकम कितनी हो रही है, उस पर कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इसको जानने के लिए एक अकाउंट बनाया जाएगा और इस अकाउंट को कहा जाएगा रॉयल्टी अकाउंट। तो क्या इन सबको जो कुछ मिल रहा है उसी को हम रॉयल्टी कहेंगे? नहीं, ये तो मैंने एक आधार दिया था आपको कि ये लोग, अगर अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टर जो है, ये इसकी खुद जो इन्वेस्ट कर रहा है, ये इसकी खुद की कमाई है। इस कमाई को किसी और को दे रहा है। पैसा किसका है? मेरा है ना? उसको हम किसी और को दे के आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में
इंटरेस्ट की परिभाषा के लिए जब दी गई है तो क्या कहा गया है, ब्याज मुद्रा की तरलता के दर्द को बर्दाश्त करने का प्रतिफल है। मुद्रा की तरलता का दर्द क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास में 10,000 रुपए है, तो उस 10,000 का यूज मैं बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से कर सकता था। अगर मुझे मिठाइयाँ पसंद है तो मैं 10,000 रुपए की मिठाइयाँ खा सकता था। अगर मुझे टहलना पसंद है तो मैं 10,000 रुपए खर्च करके टहल सकता था। अगर मुझे कपड़े ज़्यादा पसंद है तो मैं 10,000 रुपए खर्च करके अपने लिए नए नए कपड़े बनवा सकता था। लेकिन जब मैं ये नहीं करूँगा तब उन 10,000 रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा, देन वहाँ से इंटरेस्ट आएगा। तो वो इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे दर्द भी दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे पसंद थी और इस पर मैं अपना पैसा वो खर्च कर सकता था। इधर नहीं खर्च किया तब जाके ब्याज आया। तो बात समझ रहे हो ना, ये जो इन्वेस्टर है इसकी खुद की कमाई को जब इसने इन्वेस्ट किया तो उसको बदले में मिला इंटरेस्ट। जो प्रॉपर्टी होल्डर, मान लो मकान मैंने खुद बनवाया, मैंने बनवाया, अपने पैसे लगाकर मकान बनवाया, फिर मैंने किसी दूसरे को दे दिया है रहने के लिए, तो मकान मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है और यूज कोई और कर रहा है, तो बदले में मुझे कुछ चाहिए, उसको रेंट कहेंगे। इसको रॉयल्टी क्यों नहीं कहेंगे, तो रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है अभी बताऊंगा आगे। शेयर्स, हमने खुद पैसा कमाया और उससे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो बदले में फिर हम चाह रहे हैं ना डिविडेंड्स। ओके, तो ये पारितोषिक है जो मुझे चाहिए। ये पैसा मेरा था, ये प्रॉपर्टी मेरी थी, मैंने किसी और को दिया है इसका यूज करने का अधिकार, इस वजह से मुझे यहाँ पर इसके बदले में जो कुछ चाहिए वो क्या हो जाएगा, अधिकार शुल्क हो जाएगा। अब अधिकार शुल्क किस किस बातों से रिलेटेड होगा, आइए उनको जानते हैं। तो जब हम रॉयल्टी की बात करेंगे तो नंबर 1 पर आएगा आपका माइंस, जिनको कहेंगे खानों से संबंधित, खानों से संबंधित अधिकार शुल्क। खानों से संबंधित अधिकार, माइंस से रिलेटेड कौन सा अधिकार शुल्क होता है, जैसे खाने, कोयले की खान हो गई है ना, तो कोयले की खान जिस व्यक्ति के की होगी वो किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे देगा कि भैया है तो मेरे खेत में, लेकिन आप इसका उपभोग, आप इसमें जो खुदाई का काम है, जो डनिंग का कार्य है वो आप करिए और उसको निकाल के बेचिए। तो इससे रिलेटेड अब जो उसको इनकम होगी, वो जो खुदाई करेगा उस पर, वो जो निकालेगा वहां से, उस पर जो पेमेंट करेगा यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे, अधिकार शुल्क कहेंगे। तो खानों से रिलेटेड ये अधिकार शुल्क होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, अभी आगे बात करेंगे। यहां पर जो खान का मालिक होगा, यहां पर जो इसका मालिक होगा उसको लैंडलॉर्ड कहा जाएगा, लैंड लॉर्ड कहा जाएगा, और जो ये कार्य करेगा उसको लेसी कहा जाएगा। मालिक को क्या कहा जाएगा, लैंडलॉर्ड कहा जाएगा। और जो उस खेत में खान से कोयले की खुदाई करने का काम कर रहा होगा उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, लेसी कहा जाएगा। लैंडलॉर्ड को हिंदी में कहेंगे भूस्वामी, क्या कहेंगे, भूस्वामी कहेंगे, और इसको कहेंगे पट्टेदार, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड कौन होता है, भूस्वामी होता है, जो जमीन का मालिक है उसको कहेंगे भूस्वामी, और जो उस जमीन को अधिकार स्वरूप, जो उस जमीन को प्रयोग करने का अधिकार ले रहा है लैंडलॉर्ड से, उसको क्या कहेंगे, लेसी कहेंगे। बात क्लियर हो गई, हाँ जी सर क्लियर हो गई है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो ये कॉपीराइट से रिलेटेड होगा। कॉपीराइट, और यहां पर सर स्मॉल होता है, एक ही होता है, कॉपीराइट, ठीक है ना। कॉपीराइट क्या होती है, जैसे किसी राइटर ने कोई किताब लिखी, कॉपीराइट क्या है, किसी राइटर ने कोई किताब लिखी, ठीक है, तो जो लिखता है वो खुद तो नहीं बनाता, उसको बनाता है, प्रिंट तो नहीं करता, वो प्रिंट कौन करता है, पब्लिशर उसको प्रिंट करता है। प्रिंट कौन करेगा, पब्लिशर, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रकाशक। प्रिंट करने का काम तो ये करेगा, लेकिन उसको लिखने का काम कौन कर रहा था, तो ये लेखक कर रहा था। अब जब लेखक ने किताब लिखी है तो उस पर अधिकार किसका होना चाहिए, लेखक का होना चाहिए, लेकिन वो खुद तो पब्लिश करेगा नहीं, वो अपनी लिखी हुई किताब किसी दूसरे व्यक्ति को देगा जिसने अपना प्रिंटिंग प्रेस लगा रखा होगा, और उन किताबों को वो ही पब्लिश करेगा और फिर मार्केट में बेचेगा। तो अब यहां पर ऑथर जो है, जो लेखक है, उसको इनसे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, मेहनत तो उसी ने करी थी, जो उसका ओरिजिन है वो तो उसी ने दिया है, जो मूल है वो किसने दिया है, लेखक ने। तो लेखक को कुछ चाहिए इसके बदले कि नहीं चाहिए, हाँ जी बिल्कुल चाहिए। तो पब्लिशर से लेखक को जो कुछ मिलेगा किताबों के प्रिंट प्राइस पर या बिक्री मूल्य पर, जो कुछ भी मिलेगा उसको क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। बात क्लियर हो रही है, उसको क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। अच्छा,
नंबर 3 पर आता है पेटेंट। पेटेंट, ठीक ना। पेटेंट क्या होता है, मान लो पेटेंटी इसको कहते हैं, और दूसरा होता है पेटेंट होल्डर। पेटेंटी क्या है, मान लो किसी व्यक्ति ने किसी चीज का आविष्कार कर दिया, इन्वेस्टिगेटर है वो किसी चीज का, जैसे मान लो भैया एलईडी बल्ब जलते हैं, तो एलईडी बल्ब का आविष्कार करने वाला तो कोई और है, लेकिन उसको बनाने वाली कौन सी कंपनी है, सूर्य, फिलिप्स आदि आदि कंपनियों के एलईडी बल्ब आप देखते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो इसको बना करके बेच रही हैं। ये आइडिया किसके दिमाग में आया था कि एलईडी बल्ब भी बना सकता है। कंप्यूटर पे काम करते हैं माउस, ये माउस बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया था, बनाने वाली कंपनियां तो बहुत सारी हैं, कंप्यूटर एक्चुअली बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया था। आज कंप्यूटर तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा ना कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जा सकता है जो इन तमाम कैलकुलेटर है ना, ये बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया होगा। जिसके भी दिमाग में ये आइडिया आया होगा उसको पेटेंटी कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे, पेटेंटी कहेंगे। और वो एक निश्चित समय के लिए अपना यह अधिकार, जो उसको ज्ञान है इस चीज का, जो उसने एक सिस्टम तैयार किया है किसी चीज को बनाने का, वो किसी कंपनी के साथ में शेयर कर देगा, अपना आइडियाज शेयर कर देगा कि भैया ये मेरे आइडियाज हैं, इसके आधार पर इसको ऐसे बनाएंगे, आप बनाइए और बेचिए। तो कुछ वर्षों का एग्रीमेंट हो जाएगा एक पेटेंटी और पेटेंट होल्डर के बीच में। पेटेंटी किसको कहेंगे, जिसने ये कार्य किया है, जिसने यह कार्य किया है, जिसने यह आविष्कार किया है, उसको क्या कहेंगे, पेटेंटी कहेंगे। पेटेंट होल्डर कौन है, जिसके साथ में ये है अनुबंध कर लिया गया कि आप इसको बनाओ और बेचो, वो कौन है, तो वो पेटेंट होल्डर है। तो पेटेंट होल्डर पेटेंटी को कुछ इसके बदले में पेमेंट करेगा कि पेमेंट नहीं करेगा, पेमेंट करेगा ना, करेगा, हाँ जी सर करेगा। जो ये पेटेंट होल्डर पेटेंटी को पेमेंट करेगा उसको क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। बात क्लियर है, रॉयल्टी कहेंगे। इसी तरीके से ईंट के भट्ठे के संदर्भ में, ईंट का भट्ठा आपने लगा लिया, जमीन से मिट्टी, जो ईंट बनेगी वो तो मिट्टी से बनेगी ना, तो आपको किसी व्यक्ति के जमीन को लेना पड़ेगा जहां से खुदाई करके आप मिट्टी निकाल करके वहां से ईंट बनाएं। तो जिसकी जमीन आप लेंगे उसको इसके बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, वो पेमेंट जो आप करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो रॉयल्टी हो जाएगा। तो रॉयल्टी क्लियर है कि ये रॉयल्टी क्या होती है। तो रॉयल्टी के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था अपने अधिकार की कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने का अधिकार, दूसरे व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था को उपयोग करने का अधिकार प्रदान कर देता है, तो उपयोग के इस हस्तांतरण को क्या कहा जाता, के बदले जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, रॉयल्टी अकाउंट कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। और रॉयल्टी कितनी उस पर प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, इसको जानने के लिए जो अकाउंट तैयार किया जाएगा उसको प्रॉपर क्या कहेंगे, रॉयल्टी अकाउंट्स कहेंगे। बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो ये जो रॉयल्टी शब्द है ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, वो तो लिखा ही है ऊपर रॉयल्टी, है ना, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इंग्लैंड में कोयला खदान अधिनियम 1938 कोयला खदान अधिनियम 1938 के लागू होने से पहले जो सोने और चांदी की खानें होती थी उन पर राजा का अधिकार माना जाता था। सोने और चांदी चूंकि ये शाही धातुएं थी, राजा लोग इनका उपभोग करते थे, तो इस पर अधिकार किसका माना जाता था, राजाओं का अधिकार माना जाता था। अन्य कोई भी चीज हो उस पर जनता का अधिकार माना जाता था। कब, जब कोयला खदान अधिनियम 1938 लागू नहीं हुआ था तब, उससे पहले की बात हो रही है। किसका अधिकार माना जाता था, जनता का अधिकार माना जाता था। तो जब कभी भी राजा लोग ये सोने और चांदी की जो खानें होती थी इनका उपयोग करने का अधिकार जब जनता के किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर देते थे, तो उसके बदले में राजाओं को जो प्राप्त होता था उसको क्या कहा जाता था, अधिकार शुल्क कहा जाता था। रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट ये वहां से स्टार्ट हुआ है। बात क्लियर है। आज के समय में तो जमीनें भी सरकार की ही मानी जाती हैं। ऐसा नहीं होता तो लगान काहे दे रहे थे, लगान इसीलिए तो देते हैं। अगर जमीनें आपकी हैं, आपके नाम रजिस्टर्ड है, तो लगान क्यों दे रहे थे, लगान इसीलिए तो देते हैं क्योंकि वो सरकार की हैं, आपको कृषि करने के लिए वो मिली हुई हैं। जमीन के अंदर जितनी भी चीजें मिलेंगी वो उस पर अधिकार सरकार का होगा। मान लो आपके खेत के अंदर तेल का कुआं निकल आए तो वो आपका नहीं होगा, वो सरकार का हो जाएगा। आपके खेत के अंदर सोने चांदी की खान मिल जाए तो वो आपकी नहीं होगी, आपको ये खेत तो हमारा है बाबा, पर बाबा हमारे दे गए थे, हमारा है तो ये सोने चांदी की खान हमारी है। नहीं, सोने चांदी की खान तुम्हारी नहीं है,
खेत तुम्हारा है, खेती करो उस पर, उसके लिए भी गवर्नमेंट को आप लगान देते हो, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। ये हो गया हमारा, क्या कहेंगे इसको, रॉयल्टी कहेंगे। रॉयल्टी का मतलब है जब एक व्यक्ति अपने अधिकार की कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यक्ति अपने अधिकार की कोई भी मूर्त या अमूर्त वस्तु, मूर्त या अमूर्त ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं लैंड की बात कर रहा हूं, तो ये मूर्त संपत्ति है, जमीन हमको दिखाई दे रही, हाँ जमीन है। अमूर्त पेटेंट आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये अमूर्त संपत्ति है। जब कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार की कोई भी मूर्त या अमूर्त संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने का अधिकार हस्तांतरित कर देता है, तो अधिकार के इस हस्तांतरण के बदले उसको जो धनराशि प्राप्त होती है, उस धनराशि को अधिकार शुल्क कहा जाता है। और उस अधिकार शुल्क पर लाभ या हानि को जानने के लिए जो खाता बनाया जाता है, उसको अधिकार शुल्क खाता कहा जाता है। अब बात आती है यहां पर कि एक बात साथ ही साथ और बता दीजिए कि यहां पर रेंट और रेंट एक शब्द, जैसे मैंने यहां पर अभी हटा दिया, मैंने रेंट लिखा था, तो रेंट और रॉयल्टी में क्या कुछ डिफरेंस है या नहीं है? तो रेंट और रॉयल्टी का डिफरेंस क्या है आप जान लीजिएगा। अगर मैं बात रेंट की करूं और इधर एक तरफ मैं बात रॉयल्टी की करूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस निकल के आएगा। तो रेंट जो है ये केवल और केवल मूर्त संपत्तियों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मकान, अगर किसी मकान को आप प्रयोग करने का अधिकार लेना चाहोगे तो बदले में उसका किराया आपको देना पड़ेगा। मूर्त संपत्ति के बदले में जब मूर्त संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, बदले में कुछ राशि प्राप्त की जाती है, उसको किराया कह सकते हैं। लेकिन रॉयल्टी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की वस्तुओं पर लागू होता है। जैसे लैंड एक मूर्त संपत्ति है, मतलब टेंजिबल असेट्स है, और पेटेंट एक इनटेंजिबल असेट्स है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। बात क्लियर हो रही है ना। तो यहां पर ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों पर इन्फोर्स होता है, जबकि ये केवल और केवल कहां होता है, टेंजिबल पर इन्फोर्स होता है। अगर मैं रेंट की बात करूंगा तो यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रॉपर्टी एक ओनर होता है और दूसरा टेनेंट होता है, मतलब एक मकान मालिक होता है, दूसरा किराएदार होता है। यहां पर जब हम बात करते हैं तो लैंडलॉर्ड होता है और लेसी होता है, लैंडलॉर्ड होता है और लेसी होता है, ऑथर होता है, पब्लिशर होता है, पेटेंटी होता है, पेटेंट होल्डर होता है, ओनर और टेनेंट नहीं होता है। बात क्लियर हो रही है। तो ये डिफरेंस होते हैं रेंट और रॉयल्टी में। इसलिए रेंट को कभी भी कन्वर्ट मत कर देना कि रेंट ही रॉयल्टी होता है, नहीं, रेंट और रॉयल्टी में ये डिफरेंस होता है। उम्मीद है कि रॉयल्टी क्या होती है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर रॉयल्टी आपको वर्ड क्लियर हो गया है कि रॉयल्टी क्या है और रॉयल्टी अकाउंट क्या है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, जहां पर इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि जब हम रॉयल्टी अकाउंट पढ़ना चाहेंगे तो उसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग करेंगे हम, और उन शब्दों का अर्थ क्या होगा, कैसे कैसे उनका यूज किया जाएगा। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और अगला वीडियो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके बिना किसी विलंब के। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।